नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए राजेश कुमार सिंह सर, सोशल एंड पॉलिटिकल ऑब्जर्वर, जर्नलिस्ट ऑफ वन ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर्स, वेरी सीनियर, वेरी वेटरन। और इनका जो पकड़ है ना, मैं क्या बोलूँ, बॉलीवुड पे तो सर धज्जियां उड़ाते हैं, वो हमने देखे हैं, इनकी वीडियोस काफी वायरल हुए हैं। बट आज थोड़ा सा हटके है। दिस इज नॉट अबाउट बॉलीवुड, दिस इज अबाउट सुप्रीम कोर्ट। चंद्रचूड़ के ऊपर जुडिशियल मिसकंडक्ट का इल्जाम लग रहा है। तीसरा सितलवाद का एक केस आया हुआ है, साथ के साथ और भी कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसके ऊपर कहा जा रहा है कि अगर वो मैटर्स खोल दिए जाएं और प्रेसिडेंट के पास एक चिट्ठी गई हुई है, अगर वो मैटर खुल जाते हैं तो अरेस्ट तक की बात चल रही है चंद्रचूड़ और उनके साथ के कुछ एक जजेस के बारे में। पहले सर समझते हैं कि मुद्दा क्या है, एंड देन विल टेक इट फॉरवर्ड। ओवर टू यू सर, एंड अ वेरी वार्म वेलकम ऑन ऑल्टरनेट मीडिया। नहीं, ये विषय तो बहुत महत्वपूर्ण है और इस विषय के ऊपर पहले भी कई बार अन्य कार्यक्रमों में मैंने चर्चा की है और इसके ऊपर लिखा भी बहुत कुछ है। वैसे मैं बहुत ज़्यादा मेरा अनुभव नहीं है वकालत का, सिवाय इसके कि मेरे पिताजी वकील थे और मेरी रिश्तेदारी में कुछ वकील लोग हैं। लेकिन मैं अध्ययन करता रहा हूँ जो जो कुछ भी होता रहता है सुप्रीम कोर्ट में, एक सामान्य नागरिक के तौर पे। और उसके आधार पे मेरा जो अपना दृष्टिकोण बनता है उसके ऊपर मैंने कुछ लेख लिखे हैं। मेरी जो ब्लॉग साइट है वर्डप्रेस वाली, उसके अंदर, और उसमें कई कुछ लेख जो है काफी वायरल हुए थे। चंद्रचूड़ जो है, इनके तो जो पुराने जो इनके निर्णय रहे हैं, जो इनके जजमेंट रहे हैं, उनका मैंने अध्ययन किया था जब ये सीजीआई नहीं बने थे उस समय। और उन्होंने जिस तरीके की टिप्पणियां इन्होंने की थी अपने जो केसेस इनके सामने आते थे, उसको ध्यान में रख के मैंने ये कहा था कि चंद्रचूड़ डीवाई चंद्रचूड़ के एडवेंट के साथ जुडिशरी का, न्यायपालिका का केजरीफिकेशन और पप्पुआइजेशन होने जा रहा है। और ये मैंने 4-5 साल पहले जो है, मैंने उसकी एक मीम बना के भी डाली थी हिम्मत करके, जिसमें मैंने दिखा दिया था, इनका चित्र भी डाला था। मैंने कहा था कि अब ऐसा मुझे लगता है कि न्यायपालिका का पप्पुआइजेशन और केजरीफिकेशन होने जा रहा है। और एग्जैक्टली वही हुआ। और उसके पहले भी कई, अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो न्यायपालिका पहले कुछ भी, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के विशेष रूप से जो सर्वोच्च न्यायालय के जो निर्णय होते हैं, वो निर्णय तो एक उदाहरण के तौर पे रखे जाते हैं, उनको साइट किया जा सकता है, निचली अदालतों में उनको साइट किया जाता है, वो हाई कोर्ट में साइट किया जाता है। लेकिन समझ लीजिए कि सन 2004 के बाद, जब से यूपीए सत्ता में आई, तब से हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज जो हैं, वो पूरी तरह से पॉलिटिकली मोटिवेटेड होकर अपने निर्णय देने लगे। और वो निर्णय एक्सेप्शनल निर्णय हुए। एक्सेप्शनल उस सेंस में नहीं कि बहुत बढ़िया एक्सेप्शनल निर्णय, नहीं। एक्सेप्शनल यानी कि उनको आप साइट नहीं कर सकते कहीं भी। तो उसमें एक जज हुआ करते थे, अरिजीत पसायत, जिन्होंने जितने भी नरेंद्र मोदी को लेकर और गुजरात की घटनाओं को लेकर 2002 के बाद जो है जितने भी निर्णय लिए गए, नरेंद्र मोदी को के ऊपर केस चलाने के जो निर्णय लिए गए, जिसमें उसमें उन्होंने सिट की स्थापना की, जिसके कारण इन्वेस्टिगेशन हुआ। नरेंद्र मोदी को एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को बुला के उनकी 8-8 घंटे तक उनको इंटरोगेट किया गया। वो तो बड़ी उनका अच्छा भाग्य था कि एक पुराने सीबीआई डायरेक्टर श्री राघवन जो है, इस केस को सिट के इंचार्ज बनाए गए थे और उन्होंने कहीं कुछ गड़बड़ नहीं की। उन्होंने बड़ी ईमानदारी से अपने सारी जांच को पूरा किया और उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के ऊपर जो सारे आरोप लगाए गए हैं, और विशेष रूप से जाकिया जाफरी एक थी, उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो सब बेमानी है और वो एक मोटिवेटेड तरीके से जानबूझ के वो झूठे आरोप लगाए गए। तो उसमें वो बच के निकल गए। नहीं तो प्रयास इनका पूरा का पूरा ये था कि किसी तरह से नरेंद्र मोदी को फंसाया जाए। और अगर वो हो गया रहता, उस समय तो परिस्थिति ये थी कि दिल्ली के भी जो भाजपा के जो नेता थे, वो भी कुछ बोल नहीं रहे थे, कुछ कर नहीं रहे थे इस मामले में। तो वो जो परंपरा शुरू की गई अरिजीत पसायत द्वारा, वो परंपरा जो है उसको आगे बढ़ाने का काम जो है, बाद के लोगों ने, जस्टिस रमना रहे हों या जस्टिस चंद्रचूड़ रहे हों या अभी जो जस्टिस खन्ना है, उस परंपरा को ही लोगों ने आगे बढ़ाया है।
तो आप बार बार जो भी चर्चाएं हो रही हैं सर्वोच्च अदालत में, सर्वोच्च न्यायालय में आप सुनती होंगी, जिसमें जज स्वयं ही कह रहा है कि साहब हम इसको एक एक्सेप्शनल निर्णय मान के चलेंगे। तो सारे न्यायाधीश एक्सेप्शनल जजमेंट दे रहे हैं, सारे अनूठे जजमेंट हैं जिनको आप कहीं साइट ही नहीं कर सकते, और ये चीजें बड़ी बेशर्मी से कही जा रही हैं। वो जज जो हैं अभी समय, अभी जो नए होने वाले हमारे, अगर अप्रूव कर दिया मिस्टर गवाई जो होने वाले हैं, तो गवई साहब ने भी यही कहीं कुछ टिप्पणी करते हुए वहां भी उन्होंने एक एक्सेप्शनल निर्णय का एक शब्द का इस्तेमाल किया। तो ये एक्सेप्शनल निर्णय करने वाले लोग हैं। तो चंद्रचूड़ ने वो एक्सेप्शनल निर्णय करने की परंपरा को और तेजी से आगे बढ़ाया, और उसके पहले सारे केसेस होते थे। जो मैंने एक आर्टिकल लिखा है उसके अंदर मैंने पहली बार हमारे ख्याल से चर्चा की थी कि जुडिशियल मिसकॉन्डक्ट क्या हो सकता है। तो उसमें तो एक केस था जिसके बारे में चंद्रचूड़ भी, उसमें 2 जज बेंच थी, उसके अंदर वो भी एक जज थे, लेकिन जो फाइनल उसका जो अंतिम निर्णय जो है वो लिखा गया, जो दूसरी जज थी उन्होंने लिखा, लेकिन उसमें चंद्रचूड़ भी थे। उसमें उन्होंने पूरा इसी के ऊपर, जुडिशियल मिसकॉन्डक्ट के ऊपर जो है उन्होंने पूरा वो निर्णय दिया था। उसको मैंने साइट करते हुए एक लेख लिखा कि साहब अगर देखा जाए इन आधारों पे और जुडिशियल मिसकंडक्ट के बारे में सारी दुनिया में जो आम धारणा है उसको अगर ध्यान में रखते हुए चला जाए, तो ये निर्णय हुए हैं जो पूरी तरह से जुडिशियल मिसकंडक्ट माने जाएंगे। तो उसमें चंद्रचूड़ के दो निर्णय थे। उसमें जस्टिस रमना का एक निर्णय था, और उसमें एक जस्टिस मुरलीधरन हुआ करते थे, वो दिल्ली उच्च न्यायालय में थे, वहां से फिर वो चीफ जस्टिस बने उड़ीसा उच्च न्यायालय के, और वो तो खुलेआम अपने आप को साम्यवादी कहते थे। और उन्होंने तो, उनके साथियों ने मुझ पे और करीब 20 लोगों पे मानहानि का मुकदमा भी दायर किया, जिसमें कहा कि हमने कहा था, हम लोगों ने एक उसमें एक लेख आया था जस्टिस मुरलीधरन के बारे में कि उनकी पत्नी अर्बन नक्सल हैं, इसीलिए वो अर्बन नक्सल्स को बेल दे रहे हैं। उसमें एक नौलखा करके एक अर्बन नक्सल है, उसको उन्होंने बेल दी थी, और बड़े विचित्र आधार पे बेल दी थी। बेल क्या दी थी उसमें, उसने अलाउ नहीं किया था मुंबई की पुलिस को कि उसको ट्रांजिट रिमांड पे भी ले सके नौलखा को। और एक्सेप्शनल तरीके से सर्वोच्च न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय दोनों ने मिलके बड़ी हड़बड़ी में वो केस सुन के उस व्यक्ति को, नौलखा को, बेल दी, उसको कोई गिरफ्तारी नहीं होने दिया इन लोगों ने। तो ये सब कुछ था। इन तीनों लोगों के जो निर्णय थे उसको आधार बना के मैंने अपना वो एक लेख लिखा। उस लेख में मैंने जिक्र किया जो इन्होंने तीस्ता सीतलवाड़ वाले केस का, जो अभी चर्चा हो रही है, जिसके बारे में एक पुराने पूर्व उच्च न्यायालय के जज ने लिखा है राष्ट्रपति जी को कि आप इसकी जांच कराइए और इस केस में इनके ऊपर मुकदमा चलाया जाना चाहिए, सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जो ये रिक्वेस्ट की गई है वो बिल्कुल सही रिक्वेस्ट है। और वो निर्णय जिस तरीके से तीस्ता सीतलवाड़ के केस में उन्होंने जो पक्षपात किया था, जिसमें कि गुजरात उच्च न्यायालय एक निर्णय लेता है, उसी दिन उसी समय एक बेंच स्थापित की जाती है, वो भी एक करीब उस बेंच के अंदर। सर पॉज, तीस्ता सीतलवाड़ की सुनवाई एक ही दिन में 2 बार हुई है, अगर आपको एक दिन में 2 बार नहीं हुई है, एक दिन में 3 बार हुई है। अच्छा, 2 बार का तो मुझे पता था। पहली सुनवाई जो है गुजरात उच्च न्यायालय ने की, और गुजरात उच्च न्यायालय ने कहा कि इनको गिरफ्तार करिए, गिरफ्तारी का आदेश दिया तीस्ता सीतलवाड़ के। उसके तुरंत बाद पहली बेंच बन गई सर्वोच्च न्यायालय की, उसके अंदर वो निर्णय नहीं कर पाई, तो उसके तुरंत बाद, मतलब कि समय नहीं बीता, ऐसा निश्चित ऐसा लगता है। पहले वहां पहुंचे गुजरात हाईकोर्ट, गुजरात 11-12 बजे सुप्रीम कोर्ट में था। हाँ, गुजरात उच्च न्यायालय का निर्णय आया कि तीस्ता सीतलवाड़ को गिरफ्तार किया जाए। यस, अर्ली मॉर्निंग का। इसके बाद तुरंत जो है सर्वोच्च न्यायालय की एक खंडपीठ बना दी गई 2 लोगों की। उन लोगों ने, वो लोग निर्णय नहीं कर पाए, और ये उस समय कुछ देख रहे थे, भरतनाट्यम का परफॉर्मेंस वगैरह देख रहे थे। ये निरंतर संपर्क में थे। अगर गुजरात उच्च न्यायालय का एक निर्णय आया है तो वहां से भी वो संपर्क में थे, कोई ना कोई इनको फोन करके बता रहा था कि क्या हो रहा है, और ये छुट्टी पे थे। इसके बाद भी इन्होंने एक बेंच गठित की,
उस समय भी कोई ना कोई इनके साथ निरंतर संपर्क में था और इनको खबर पहुंच गई कि वो बेंच निर्णय नहीं ले रही है, दो जज हैं, दोनों के अलग अलग ओपिनियन है उसके बारे में। उन्होंने तुरंत एक दूसरी खंडपीठ बना दी सर्वोच्च न्यायालय की, और वो दूसरी खंडपीठ 3 जजों की बना के, और एक माने कि पूरी तरह से योजनाबद्ध तरीके से उन्होंने उसको तय कर लिया था। ये निर्णय पहले से हो चुका था कि तीसरा सीतलवाड़ा को गिरफ्तार नहीं होने देना है, जमानत भी नहीं देनी है, गिरफ्तार ही नहीं होने देना है, और उनको गिरफ्तार नहीं होने दिया। 10 p.m. she was out and roaming like a free bird. She was not in jail. She was not in jail. She was not in because you know all the cases were being heard and everything was being left in a state of limbo. और इसके बाद जो है वो फ्री रही। और एक तो निश्चित है कि ये भी बॉम्बे में थे, मुंबई में थे, इनके परिवार भी मुंबई में था, इनके पिताजी भी मुंबई में थे, और तीसरा सीतलवाड़ का परिवार भी जो है बहुत बहुत रसूखदार परिवार है। उनके दादा जो है वो अटॉर्नी जनरल हुआ करते, जो पहले देश के अटॉर्नी जनरल थे। इनके पिता वकील थे, वो खुद वकील है। तीसरा सीतलवाड़ ने वकालत की पढ़ाई की है, उसमें फिर जर्नलिज्म वगैरह में चली गई और उस समय उनका विवाह वगैरह हो गया और इसके बाद बात आगे बढ़ी। लेकिन बहुत धनी और बहुत संपन्न परिवार और बड़े रसूखदार परिवार की महिला है वो। और ये निश्चित तौर पे बचपन में भी इन लोगों ने एक दूसरे को देखा होगा, जाना होगा, चंद्रचूड़ ने और तीसरा सीतलवाड़ ने, क्योंकि ये पूरी एक कम्युनिटी है, एक फ्रेटर्निटी है। ये लोग अपने आप को एक फ्रेटर्निटी मानते हैं कि साहब हम लोग तो परिवारवादी तो हैं ही, एक फ्रेटर्निटी है कि हम अपने फ्रेटर्निटी पे कहीं से आंच नहीं आने देंगे। तो जो व्यवहार था चंद्रचूड़ का उस समय बिल्कुल ऐसा ही था। उसके पहले उन्होंने एक और निर्णय किया था जो बड़ा विचित्र वो भी था। उन्होंने एक नई परंपरा स्थापित की कि कोई भी जाता था और जो कोर्ट नंबर 1 कहा जाता है, मैंने भी इन सब चर्चा के दौरान ही जाना है कि कोई कोर्ट नंबर 1 होता है जिसके अंदर सीजेआई साहब बैठते हैं और बाकी के लोग बैठते हैं। तो कोई भी पहुंच जाता था कोर्ट नंबर 1 के अंदर और मेंशन कर देता था कि साहब मेरा भी जरा सुन लीजिए, और चंद्रचूड़ साहब उसको सुन लेते थे। फिर बाद में उनको लगा कि सब लोग आगे कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं साहब आप पहले उसको एक मेल भेज दीजिए और इसके बाद हम उसको देख लेंगे। लेकिन जब कोई बहुत मशहूर वकील, जो प्रसिद्ध वकील होता था, वो पहुंचता था तो उसको पहले सुन लेते थे। तो जुबेर का केस आपको पता होगा, वो गिरफ्तार किया जा चुका था, उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसको गिरफ्तार करके रखा हुआ था, और उसका कॉलिन गंसाल्विस नाम के वकील हैं, ये बड़े जो दिल्ली के जुलिटियंस जोन सर्किल में बड़े जाने पहचाने वकील हैं। ये पहुंच गए उनकी कोर्ट में कि साहब देखिए इनको बेल दीजिए। तो उन्होंने एक दिन डिले किया, दूसरे दिन लेके उसको बेल दे दिया। बेल ही नहीं दिया, बैठे रहे कोर्ट के अंदर कि जब तक उसको रिलीज नहीं किया जाता है तब तक वहां से हटे नहीं। और उस बेल को देने का ये परिणाम हुआ कि जुबेर के ऊपर उसने दुनिया भर के काम किए, उसने नूपुर शर्मा के जीवन को खतरे में डाला, और आज कहीं किसी भी प्रदेश की पुलिस उसके ऊपर हाथ नहीं डाल सकती, क्योंकि वो जो बेल दी गई थी, जिस तरीके से दी गई थी, उसे एक तरीके से उसको इम्यूनिटी दे दिया इन्होंने। तो कोई भी अपराध वो करे उसको इम्यूनिटी जैसे मिली हुई है। बीच में भी कुछ और कुछ उल्टा सीधा उसने किया था तो उसमें फिर केस चला था, लेकिन उसमें भी हर जगह से उसको सुविधाएं मिल जाया करती हैं। तो ये परिस्थितियां पूरी तरह से मन के अंदर संदेह ही नहीं उत्पन्न करती हैं। ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है कि कहीं ना कहीं इनकी मिली भगत थी। विशेष रूप से तीसरा सीतलवाड़ वाले केस में तो बिल्कुल मिली भगत थी, जुबेर वाले केस में भी मिली भगत थी। नहीं तो इतना उत्सुक क्यों है जज कि मैं शाम तक बैठूंगा, शाम तक जब तक कि कोर्ट नहीं उठती है तब तक जो है जुबेर को रिहा कर दिया जाए। इतनी चिंता एक इंसान को रिहा कराने के लिए, इतनी परेशानी इनकी। वैसे ही अगर एक बार ये जो मुसलमानों का इलाका है वहां दिल्ली में, वहां पे कोई था और ये सारे वैसे उसी तरह के वकील, कॉलिन गंसाल्विस और इस तरह के वकील जो है पहुंच गए। इन्होंने जो डिमोलिशन का काम हो रहा था वहां पे, उस पर उन्होंने रोक लगा दी, और रोक अभी तक लगी हुई है। तो ये सब कुछ कहीं ना कहीं इनकी साठगांठ कुछ विशेष वकीलों से, कुछ विशेष ग्रुप से इनकी साठगांठ थी, ये बिल्कुल उसमें स्पष्ट है। तो ये केस अगर ईमानदारी से अगर सरकार चाहे तो इसको अगर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में देती है, अगर डीवाई चंद्रचूड़ के जितने भी फोन कॉल्स उस समय के थे, विशेष रूप से उस दिन के जिस दिन उन्होंने ये सारी 2-2 बेंचों का गठन किया, उनके सारी फोन कॉल का अगर पता करें कि इनको कौन फोन कर रहा था, कहां से इनको सूचना मिल रही थी, तो एक बड़े आराम से एक नेक्सस, वो भी एक क्रिमिनल नेक्सस एस्टैब्लिश हो सकता है, जिसके अंदर की एक जज
जो है एक कॉन्स्पिरेसी, एक षड्यंत्र रच रहा है न्याय प्रक्रिया के विरोध में। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया षड्यंत्र रच रहा है और इतना गलत काम कर रहा है, तो ये बहुत ही जघन्य अपराध माना जाएगा मेरे विचार से। जी। तो इनका तो यही इतिहास रहा। मतलब मोहम्मद जुबैर का पर्सनली केस सीजीआई चंद्रचूड़ जी मॉनिटर कर रहे थे। ये तो शॉकिंग डिटेल्स है मेरे। वो जिस दिन सुनवाई हो रही है उस दिन वो दिन भर बैठ के मॉनिटर करते रहे कि उसको छोड़ा गया कि नहीं, और बार बार कहते रहे कि उसको छोड़ दिए, जब छोड़िए आप लोग, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। वो डिमोलिशन वाला भी जो केस था ना, उसमें भी बैठ गए कि नहीं मैं इंतजार कर रहा हूँ कि डिमोलिशन रुक गया कि नहीं, मुझे सारी रिपोर्ट दीजिए, सब कुछ करिए। मैंने और कोई काम नहीं कर रहे थे, यही काम कर रहे थे। ये जो विशेष केस, जो विशेष वकील लेके इनकी अदालत में पहुंच रहे हैं, वो वकील जिनके बारे में जाना जाता है कि वो टैक्टिकल लॉयरिंग एक्सपर्ट है, वो बहुत बड़े वकील नहीं है। इन सारे वकीलों का इतिहास ये है कि कोई भी मेरिट के आधार पर इन्होंने कोई केस कभी जीता ही नहीं, चाहे वो कपिल सिब्बल हो, चाहे वो अभिषेक मनु सिंघवी हो, इन लोगों ने कभी भी कोई केस मेरिट के आधार पर नहीं जीता है। नहीं सर, जीता ही कौन सा? मुझे थोड़ा सा ये एक्सेप्शंस जाननी है, क्योंकि मैं जितने केसेस जानती हूँ उसमें तो ये तकरीबन 90% केस हारे हैं। हाँ, ये डिले कराते हैं जस्टिस को, नहीं तो इसीलिए मैं उसके लिए डिले होता जाए, उसी के लिए उसका फ्रेज मैं इस्तेमाल करता हूँ, टैक्टिकल लॉयरिंग। कि आप टैक्टिकल लॉयर हैं, कि आप वकालत ऐसी कर रहे हैं कि ये केस डिले कर दें, लटका दें, भटका दें, यही करते हैं ये लोग, और कुछ नहीं किया है इन लोगों ने अभी तक। तो इसीलिए सारे कारपोरेट्स, इनकी जो फर्म है, जो इनकी लॉ फर्म्स है, उसमें सारे कारपोरेट्स इनके पास इसीलिए जाते हैं, सारे धनी लोग इनके पास इसीलिए जाते हैं, क्योंकि धनी लोगों का जो केस ऐसा होता है जो वो चाहते नहीं कि उस केस का फैसला, वो चाहते हैं कि केस जो है 20 साल 25 साल चलता रहे, और इसीलिए इनके पास जाते हैं। भाई एक बार ये लटका देंगे, इसके बाद केस लटका रहेगा और कुछ होने वाला नहीं है, और हमारा काम चलता रहेगा। तो ऐसे ही इनके मुवक्किल भी ऐसे होते हैं, बहुत धनी और संपन्न मुवक्किल होते हैं। इसीलिए वो जो चित्र आया है ना, एक वीडियो आया है जिसमें दिखा रहे हैं कि साहब आप देखिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जो गाड़ियां खड़ी हैं, जो लेटेस्ट मॉडल मर्सिडीज की, लेटेस्ट मॉडल बीएमडब्ल्यू की, वो जो खड़ी हैं, ऐसे ही नहीं खड़ी हैं। वो सारे धनाढ्य लोग जो है इन वकीलों को लेके पहुंचते हैं सर्वोच्च न्यायालय में, न्याय करने के लिए नहीं, न्याय डिले करने के लिए। जी, मैं ये समझ रही हूँ कि अभी सब भरे पड़े हैं सुप्रीम कोर्ट में, सबने डर के मारे बैठे थे, डिफेमेशन केस आ जाएगा, ये हो जाएगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। अब अचानक से ऐसा हुआ है कि धक करे कि आना है तो आए, हम भी बोलेंगे जो हमें बोलना है, जो हमने महसूस किया है, जो हमने फील किया है। आई एम प्रिविलेज्ड, और मैं भगवान जी का धन्यवाद देना चाहूंगी कि people have come forward and started speaking a lot of new details which were never in public domain. सर सबसे इम्पोर्टेंट जो भी है, प्रेसिडेंट के पास कोई शायद पीआईएल या कोई चिट्ठी गई है जहां पर जितने भी सुओ मोटो केसेस लिए गए हैं, सुओ मोटो केसेस, उनकी इन्वेस्टिगेशन की मांग की गई है, और इसमें तीस्ता सतलवाड़ वाला मैटर तो डेफिनेटली इंक्लूडेड है। जी सर। बिल्कुल सही है। असल में कल मैं सुन रहा था, अंजू प्रकाश है और उनका, और एक वो जो इलाही खान है जो खुद वकील हैं, उनका मैंने अपना व्हाट्सएप में जैसे सब लोगों को, आप लोगों को फॉरवर्ड करता रहता हूँ, तो आप लोगों को फॉरवर्ड भी किया था मैंने वो वीडियो। उसमें जो बिलाही खान, पूरा नाम का याद नहीं आ रहा है मुझे, वो जो कह रही हैं, वो यही कह रही हैं कि ये सारे जो केसेस हैं उनको एक बार उठा के देखा जाए कि इनके फैसले किस आधार पे हुए हैं। ये सारे जो फैसले आए हैं उनका एक बार अध्ययन किया जाए तो पता चलेगा कि उसके अंदर कुछ न कुछ गड़बड़ हुई होगी, और सुओ मोटो केसेस वाले में तो बिल्कुल ही हुई होगी। उसमें कहीं ना कहीं साठगांठ थी, क्योंकि उसमें देखा जाता है कि ये सुओ मोटो केस जहां भी कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी या कॉलिन गोंसाल्विस जैसे वकील, जहां भी ये इन्वॉल्व होते हैं, ये सुओ मोटो कॉग्निशन जो है लेना शुरू कर देते हैं ये जज लोग। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अभी जो वर्तमान में, जहां तक ये मानहानि का प्रश्न है, तो मेरे जैसे छोटे व्यक्ति को तो मुझे लगता है कि कोई परेशान नहीं होगा उसके लिए, लेकिन मैं एक बार भुगत चुका हूं। वो मेरे ऊपर जो डिफेमेशन का केस शुरू किया था जस्टिस मुरलीधरन के साथियों ने, वो जो बड़े बड़े नाम उसमें थे, उसमें मेरा भी नाम था, जिसमें अंत तक लड़ाई लड़ी आनंद रंगनाथन ने, और लेकिन बाकी सारे लोगों ने ये कह के कि भाई हम रिग्रेट करते हैं, और सब लोग विड्रॉ कर गए। उसमें गुरुमूर्ति भी उसमें थे, और मैं भी उसमें था, विवेक अग्निहोत्री भी उसके अंदर थे, लेकिन मैं उसमें से कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं था, बाकी सारे लोग महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। लेकिन मैं तो ये बहुत लिखता रहा हूं। मैं तो अरिजीत प्रसाद वाले केस में 2002 के बाद से 2005 में मैं लिखता रहा हूं लगातार। लेकिन चूंकि मैं थोड़ा सा
एक न कारखाने में जो तूती की आवाज जैसा रहता है तो की चिंता की बात नहीं होती। पिछली बार लेकिन मेरी एक मुझे मन में हुआ कि अब गड़बड़ होने वाली है, क्योंकि वो लेख जो मैंने लिखा, ये जो अभी वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है खन्ना, उनको लेके मैंने एक लेख लिखा और हमने कहा कि इन्होंने इसके साथ मिलके फिक्स किया है। ये जो अदालत जो इन्होंने जमानत दी थी केजरीवाल को, उसमें मैंने पूरा अध्ययन करके उनका, और जो जो जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा है, ये दिल्ली उच्च न्यायालय की जज है, जिन्होंने इतना सुंदर जजमेंट दे दिया कि उसको काट पाना किसी के लिए संभव नहीं था। और फिर किस तरह से षड्यंत्र रच के फिर एक्सेप्शनल कहते हुए, उसमें भी अगर आपको याद होगा तो ये जो जस्टिस खन्ना थे, ये इन्होंने एक्सेप्शनल, उस समय चीफ जस्टिस नहीं बने थे, लेकिन उन्होंने कहा कि एक्सेप्शनल केस में हम इसको इंटरिम जमानत देते हैं, या कोई और नाम दिया गया उसको कि फरलो पे हम उसको रिलीज कर रहे हैं एक एक्सेप्शनल केस में। तो ये एक्सेप्शनल केसेस का सिलसिला तभी शुरू हुआ है। और क्यों एक्सेप्शनल केस हो रहा था? इन्होंने पहले से ही फैसला तय कर रखा था कि ये करना है, तो कहीं ना कहीं कोई फिक्सिंग हो चुकी थी, ऐसा प्राइमा फेसी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई फिक्सिंग हो गई थी। और इसके बाद उसको किसी तरह से फैसला जो सुनाना था वो तो तय हो चुका था। उसके लिए क्या किया लोगों ने? वो जो इतना सुंदर जजमेंट लिखा स्वर्णकांता शर्मा ने, जिसका कोई काट नहीं था इनके पास, उस जजमेंट को ही दरकिनार कर लिया गया। नियम ये होता है कि साहब, अगर हाई कोर्ट का एक फैसला आया तो उस फैसले के खिलाफ आप जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये कहते हुए कि साहब ये SLP है, स्पेशल लीव पिटिशन है। तो जो हाई कोर्ट का जो फैसला है उसी के आधार पे SLP जो है फाइल होती है। तो उसी फैसले के ऊपर सारी बहस और सारे निर्णय होने चाहिए। इन्होंने उस फैसले के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि तय करके बैठे हुए थे कि हमें तो इसको देना है जमानत। तो उसमें उस समय जो थे, वो जो मैंने लेख लिखा, उस लेख को पता नहीं क्या हुआ, वो इतना वायरल हुआ कि करीब 55,000 लोगों ने। तो जनरली मैं लिखता हूँ जो 1,000 लोग, 2,000 लोग, कोई आप जैसे लोग कोई फॉरवर्ड कर दे कहीं, तो हो सकता है कि 5,000 लोग उसको पढ़ लें। तो जनरली 100-200 लोग, 1,000 लोग मैक्सिमम उतना ही होता था। लेकिन 55,000 लोगों ने, यानी कि पूरे, और सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ हमारे परिचित मित्र लोग हैं, उन लोगों के पास भी हो गया होगा, तो कहीं ना कहीं से सर्कुलेट हुआ। 55,000 लोगों ने वो लेख पढ़ा, और मेरे मन में अब आशंका बैठ गई कि मैं तो अब तो इस बार तो फंसना ही है। इस बार जो है तूती की आवाज नहीं है, थोड़ी सी बड़ी आवाज हो गई है। लेकिन फिर भी मुझे बहुत वो नहीं लगता, क्योंकि अकेला हूं, कोई बहुत परिवार वगैरह नहीं है, तो चिंता नहीं होती है। अगर कुछ करना होगा करें लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो सिलसिला चल रहा है, ये जो परिपाटी स्थापित की गई है इन कुछ जजों द्वारा, ये परिपाटी इतनी भयंकर है, इसने पूरे न्यायपालिका की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया, विश्वसनीयता को समाप्त कर दिया है। आप नहीं, एक तो छोटी अदालतों में तो पहले से ही विश्वसनीयता शून्य हो गई थी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय जो लास्ट अपीलेट कोर्ट है, वहां की विश्वसनीयता जब थोड़ा सा मैं डिफरेंट करना चाहूंगी। देखिए, करप्शन बहुत अलग अलग लेवल के होते हैं। छोटे कोर्ट्स में करप्शन होते हैं 1,00,000, 2,00,000, 10,00,000, 50,00,000। बहुत अच्छा केस हुआ, बहुत अच्छी ईमानदार पार्टी है तो करोड़, 2 करोड़। मैं हाई कोर्ट तक की बात कर रही हूँ, मतलब जो लोअर कोर्ट्स हैं, अपना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अपना उस तरीके के। पर जब बात हाई कोर्ट की आती है और जब बात सुप्रीम कोर्ट की आती है, तो यहाँ पे करप्शन पैसों का नहीं है। यहाँ पे करप्शन पावर का है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का है, आइडियोलॉजिकल सेटअप का है, भारत की स्ट्रैटेजी का है, और शैडो गवर्नमेंट्स, जो कि मैं दूसरा नाम यूज करती हूँ डीप स्टेट के लिए, उनके साथ कोलैबोरेशन है। यहाँ पे गेम अलग तरीके की खेली जाती है हायर कोर्ट्स में, अपना जो सुप्रीम कोर्ट है बेसिकली, और लोअर कोर्ट्स में कैश की गेम खेली जाती है, पैसों की गेम खेली जाती है, क्योंकि उनका लेवल है, मतलब ऑब्वियसली ना, ये बड़े लेवल पर डील कर रहे हैं। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नोट करने के। तो सुप्रीम कोर्ट जो भी जजमेंट देता है, उसका पैसों से नहीं उतना मतलब है जितना भारत की अखंडता और संप्रभुता का मैटर है, पॉलिसीज को लेकर, डायरेक्शंस को लेकर है। तो वो बहुत अलग लेवल की गेम हो जाती है। अब यहाँ पे जो जो अभी जिस मैटर पे अब हम बैठे हैं, ये द्रौपदी मुर्मू जी के पास ये लेटर गया है क्या? क्योंकि नाजिया के, आपने जिनका बताया नाम, वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, नाजिया इलाही खान, और दूसरी है अंजू पंकज, जिनकी आप बात कर रहे हैं वीडियो की। उसी वीडियो में इस बात का जिक्र हुआ है कि सम लेटर हैज बीन सेंट टू द्रौपदी मुर्मू जी, बट सीबीआई इन्वेस्टिगेशन सुओ मोटो केसेस एंड एक्सेप्शनल केसेस की डिमांड पूरे भारत में उठ गई है कि किस बेसिस पे इन्होंने सुओ मोटो लिया। वेस्ट बंगाल जल रहा है, सुओ मोटो नजर नहीं आया, आंख में मतलब क्या
मतलब आप गंधारी की तरह पट्टी बांध ली थी, या आपने जो देवी, अब तो देवी की, जो न्याय की देवी है, उनकी आंखों से भी आपने हटा दी है पट्टी। ये अब जो इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है सर, मैं इस पे थोड़ा सा फोकस्ड रहना चाहती हूँ। अगर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होती भी है, आपको लगता है कुछ होने वाला है? अगर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन अब होगी, पहले से ये लेटर लेटर इज इट रियली देयर? जी। ऐसा लेटर भेजा, ये चीज जो है नाजिया इलाही खान ने कहा। उसके पहले जो 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 और जो पत्र भेजा गया है, वो पत्र तो जो इन्होंने जो निर्णय लिया था तीस्ता शीतलवाड़ को लेके, उसको आधार बना के कोई पत्र भेजा गया है। वो पत्र भेजा है, अगर वो राष्ट्रपति जी को, तो बहुत अच्छा काम किया है। और एक और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उनको इन सारी विषयों की अच्छी समझ है। जिस तरह की चर्चा उन्होंने की थी उस कार्यक्रम में, तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो जानती हैं इस विषय को। वो सर्वोच्च न्यायालय की कार्यप्रणाली को भी जानती हैं, वो जानती हैं कि क्या क्या खेल चल रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय में। तो अगर ये पत्र वो भेजती हैं तो सबका भला करेंगी। क्योंकि मैं बहुत पहले, अगर आपको याद होगा, तो एक उसके पहले भी मैंने एक वीडियो जो किया था संजय जी के साथ, उसके अंदर उसके अंदर मैंने ये कहा था कि जो हमारे जूरिस्ट हैं वो क्यों नहीं बोल रहे हैं। अब जैसे मेरे जैसा व्यक्ति अगर लिखता है या बोलता है तो कौन सुनने वाला है उसको, लेकिन जो बड़े जूरिस्ट थे वो खुल के बोल सकते थे, तो उसमें बहुत कम लोगों ने बोला। और ये जो परंपरा परिपाटी चली आ रही थी, जस्टिस रमना ने जो जो कुछ खेल खेले हैं, उल्टे सीधे निर्णय लिए हैं, और जो सुओ मोटो उन्होंने भी कॉग्निजेंस लेके उन्होंने जो केसेस शुरू किए हैं, उसमें सारी गड़बड़ियां थी। उसी समय कुछ लोगों को बोलना शुरू कर देना चाहिए था, और कम से कम बड़े बड़े वकीलों को बोलना शुरू कर देना चाहिए था। इनको ही बोलने के लिए नहीं गया। तो अब अगर मान लीजिए नाजिया इलाही अगर कुछ ऐसा कुछ बोल रही हैं, तो बहुत बढ़िया बात है, बड़ी सुंदर बात है। क्योंकि जब फ्रेटर्निटी, जो वकीलों की जो परिवार है, उसमें से अगर आवाज उठनी शुरू होगी तो उसका असर पड़ेगा। आप जैसे कि जो मनन मिश्रा की कोई बात कर रहा था, जो हमारे ख्याल से बार काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं, जो भी हैं, तो अगर ये सारे लोग बोलना शुरू करेंगे तो उसका एक अंत पड़ेगा। लेकिन स्थितियां इतनी खराब हो गई हैं। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। मैं बहुत पहले, मैं विवेकानंद केंद्र में था, तो छोड़ के जब आया, मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई, तो मैं बलिया, छोटी सी जगह है, वहां गया मैं, वहां अदालत में। तो मेरे पिताजी के मृत पुराने बुजुर्ग लोग जो हैं, वो लोग आए मुझसे मिलने के लिए। तो उन्होंने कहा कि राजेश जी, जब तक मेरे पिताजी वहां थे तब तक स्थिति ये थी कि एक कहीं कोई भ्रष्टाचार उन अदालतों में नहीं हो पाता था, क्योंकि लोग डरते थे। और डरते इसलिए थे कि किसी केस में एक मुवक्किल ने आके मेरे पिताजी से कह दिया, तो बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी थे, तो किसी ने, मुवक्किल ने आकर उनसे कह दिया था कि वकील साहब, फला जज ने कहा है कि फला वकील रख लो, और उसी के ऊपर बलिया अदालत बंद हो गई, और 2-3 महीने बंद रही। और छोटी अदालतें, अगर छोटे शहरों की अदालतें अगर बंद हो जाएं, तो आप समझ लीजिए कि वकीलों को कितनी मुश्किल होती है। फिर भी उन्होंने लड़ाई लड़ी, तो उसको हटाना पड़ा, उसको सस्पेंड करना पड़ा उस जज को। आज तो जस्टिस वर्मा का केस आया है ना, चुपचाप ट्रांसफर कर दिया गया, और आज वो कह रहे हैं कि अपने मकान भी नहीं छोड़ेंगे, वो दिल्ली भी आते जाते रहेंगे। वहां 3 महीने तक वकील कोर्ट के अंदर नहीं गया। डाउट इस बात का है कि ऐसा तो नहीं है मकान के अंदर बहुत कुछ गाड़ के रखा हो या कुछ छुपा कर रखा हो? ईश्वर जाने, अब तो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं लोग। और ये भी एक परंपरा शुरू हुई, उसमें भी मैं बता रहा हूं, ये जो परंपरा शुरू हुई कि ये लोग जज जो है इन्वेस्टिगेटर हो गए। अब उसमें मैं थोड़ा बहुत दोष जो है मोदी जी को भी दूंगा, क्योंकि जब ये गलत परंपराएं शुरू हो रही थी तो उसमें इन्होंने कुछ कहा नहीं। जैसे कि इन्होंने शपथ लिया था, मोदी जी ने शपथ लिया था, उस शपथ लेने से 2 दिन पहले, उन दिनों जस्टिस लोढ़ा हुआ करते थे, हमारे ख्याल से वो सीजेआई थे, उन्होंने सिट स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम ऑन ब्लैक मनी उन्होंने स्टैब्लिश कर दी खुद अपने आप। क्योंकि उनको अंदेशा हो गया था कि अब नरेंद्र मोदी की सरकार आ रही है, और यूपीए जा रही है, और सोनिया गांधी की सरकार जा रही है। वो सोनिया गांधी शायद उनकी प्रिय थी, और उनको पता था कि कुछ गड़बड़ होगी, तो उन्होंने खुद ही अपने आप स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम बनाया, और उसमें एक जस्टिस शाह थे, उसका प्रेसिडेंट बना दिया। और जिस दिन मोदी जी ने शपथ ली, उस दिन उन्होंने उस टीम के अंदर एक वाइस प्रेसिडेंट की स्पेशल पोस्ट क्रिएट करके अरिजीत प्रसाद को लेकर डाल दिया उसके अंदर। अरिजीत प्रसाद जो खासम खास थे सोनिया गांधी के और यूपीए ईरा में, जो पीछे पड़े हुए थे मोदी के, इसलिए डाला गया क्योंकि अरिजीत प्रसाद के ऊपर सबका बड़ा भरोसा रहा होगा। तो किसी ने कहा होगा जस्टिस लोढ़ा से कि इसको डालो। और वो जो सिट बनी, सिट ऑन ब्लैक मनी, मैंने उसमें आर्टिकल लिखा कि सिट ऑन ब्लैक मनी आप लोग इसको एक्सेप्ट क्यों कर रहे हैं? जज कब से इन्वेस्टिगेट करने लगे? ये मैं
आपसे 10-11 साल पहले की बात बता रहा हूं, उस समय लॉ मिनिस्टर थे रविशंकर प्रसाद। मैंने पूरा आर्टिकल लिखा कि कहां से शुरू हो गया, आप लोग क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं इसको, आप अपना सिट बनाइए, जो सही इन्वेस्टिगेट करने वाले इन्वेस्टिगेटर उनको लाइए, पुलिस के लोगों को लाइए, आईपीएस ऑफिसर्स को लाइए, जो लोग जानते हैं इस चीज के बारे में। ये जज कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे? और उसमें भी अभिजीत पसायत, जिनके ऊपर पहले ही लगा हुआ था कि इन्होंने सारे एक्सेप्शनल निर्णय किए थे, वो कहां से इन्वेस्टिगेट करेंगे? और वो जैसे ही वो ट्राइब्यूनल एक था, उन दिनों हुआ करता था, कंपटीशन कमीशन ट्राइब्यूनल के हेड थे वो, वहां से रिटायर होते हैं और सीधे सिट के वाइस प्रेसिडेंट बना दिए जाते हैं। और वो ब्लैक मनी, सिट ऑन ब्लैक मनी, उसने कुछ नहीं किया, अभी तक उसकी कोई रिपोर्ट नहीं आई, क्या हुआ उसका किसी कुछ पता नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट खुद ही जब इन्वेस्टिगेट करने लगे, जज खुद ही इन्वेस्टिगेट करने लगे, और रिटायर्ड जज जिनको इन्वेस्टिगेशन का कुछ अता पता नहीं है वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो आप समझिए कि अंततोगत्वा क्या परिणाम आने वाला है। और वो सब कुछ फिर से दोबारा सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करा के भी सर क्या कर लेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि बिकॉज दे हैव बीन, ये इनका पूरा नेक्सस है, ये जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, वैसा है। एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आएगा भी तो आई एम श्योर उसके केसेस कहीं और किसी कोर्ट में लगे होंगे, तो फोन करके बोल देंगे ये ज्यादा सीरो बनना था, मेरी इन्वेस्टिगेशन करने आया था, इसका ध्यान रखना। तो मधुमक्खी के छत्ते की तरह इकट्ठा हो जाएंगे ये लोग, बिल्कुल एक बंदे के पीछे। तो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन आई एम नॉट डिस्करेजिंग, बट इसमें जो चेंज है वो टॉप डाउन अप्रोच ही चलेगा, समथिंग फ्रॉम द पार्लियामेंट गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग हॉट हेडेड, तभी हो पाएगा। सर इम्पीचमेंट के भी तो केसेस हमारे पास आकर फेल हो गए कि 2 बार, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, इम्पीचमेंट की प्रोसेस शुरू करते करते लाइक 99.99 पे लाकर रोक दिया था, क्योंकि जज ने शायद प्रीमेच्योर वीआरएस ले लिया था या कुछ और हो गया था। 2 ऐसे इंसिडेंसेस मैं अपने व्यूअर्स के लिए बताना चाहूंगी जहां पे लास्ट मोमेंट पे इम्पीचमेंट रुका था जजेस का, एंड दैट वाज इन 1950s के एरास में। जी सर। महाअभियोग के लिए तो इतने केसेस हैं, इतने केसेस चल सकते हैं, लेकिन समस्या यह है कि महाअभियोग के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। एक दूसरा यह है कि जो अप्रोच कपिल सिब्बल वगैरह ने लिया था जस्टिस दीपक मिश्रा वाले केस में, कि भाई आप महाअभियोग की बात शुरू कर दे तो उसमें कम से कम जो जज है वो थोड़ा सा समझ जाएगा, डर जाएगा, वो जरा बैकफुट पे चला जाएगा। एक तो ये अप्रोच हो सकता है जुडिशरी को बैकफुट पे लाने के लिए। दूसरा, बाकी जो महाअभियोग का मामला है उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, वो सब संभव नहीं है। लेकिन जिस समय ये लोग एनजीएसी इन लोगों ने किया था, जो पूरी तरह से दोनों सदनों ने, राज्यसभा और लोकसभा में यूनानिमसली, कोई भी विरोध में वोट नहीं पड़े थे उसके, जो एनजीएसी इन लोगों ने बनाया था, उस समय अगर इन लोगों ने और भी कुछ सोच अपनी एक्सपैंड की होती, और ये जो आज बात हो रही है आर्टिकल 142 की, उस समय अगर आर्टिकल 142 को चेंज कर दिया होता, तो आज जितने खेल खेल रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट के जज, जो मेरे विचार से, अगर उनका जो कार्यकलाप हम देख रहे हैं, जो उनकी टिप्पणियां देख रहे हैं, जो उनका व्यवहार देख रहे हैं, मेरे ख्याल से वो सब के सब जो हैं कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। इन सारे जजों को आप उस समय लाइन पे ला सकते थे, कम से कम उनको ये अधिकार नहीं मिलता है जो आर्टिकल 142 वाली बात हो रही है, जिसमें कि वो जो चाहे सो कर सकते हैं। और उसका उपयोग अभी तक बहुत नहीं हुआ था, लेकिन पहली बार ये शुरू किया है इन सबों ने करने के लिए। तो अब समझ लीजिए कि इनके इरादे क्या हैं, इनके इंटेंशन स्पष्ट हो जाते हैं कि वो किसी भी सीमा तक जाने के लिए तैयार है। तो अगर आप इनसे लड़ना है, अगर मान लीजिए इस देश जनता आज दुखी है, अगर जनता को भी लड़ना है, अगर सरकार को भी लड़ना है, कार्यकार जो एग्जीक्यूटिव है जो उसको भी लड़ना है, अगर विधायिका को भी अगर लड़ना है इनसे, तो उसको उनसे लड़ने के लिए अब इनको भी अपनी तरह से किसी भी सीमा तक जाने की स्थिति में होना चाहिए। जजों ने कह दिया है कि हम अब किसी भी सीमा तक जा सकते हैं, हम उन सारे प्रावधानों को, जो प्रावधान कभी इस्तेमाल नहीं किए गए, जो कभी उपयोग में नहीं लाए गए, जो पड़े हुए थे वहां, हम उनका भी उपयोग कर सकते हैं अपने आप को एसर्ट करने के लिए, अपनी सुपीरियरिटी एस्टैब्लिश करने के लिए। तो ये जो समस्या है, इस समस्या से कैसे निपटेंगे, उसके लिए क्या इनकी रणनीति होगी, और ये रणनीति बनानी पड़ेगी विधायिका को भी और कार्यपालिका को भी, एक रणनीति बना के काम करना पड़ेगा, क्योंकि वहां समस्याएं हैं कई। अब वो क्या रणनीति होगी, उसके लिए किस प्रकार के लोग बैठ के वो रणनीति बनाएंगे, ये मुझे पता नहीं है।
अगर मैं देखता हूं कि जो इनका जो बेंच स्ट्रेंथ है मोदी जी का, उस बेंच स्ट्रेंथ में अगर अर्जुन राम मेघवाल जैसे लोग हैं तो उनसे ये रणनीति नहीं बनने वाली है। अब बाकी कोई और भी जो वकील वकालत जानने वाले लोग हैं और बाकी जो जूरिस्ट हैं, वो सारे लोग मिलजुल के अगर कुछ रास्ता सुझाएं, इसका क्या रास्ता निकलेगा तब शायद कुछ हो। नहीं तो ये सारी जो इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है, एक चर्चा में तो आ सकता है, उससे थोड़ा बहुत एक कोई जज है जो पूरी तरह से रोग होता जा रहा है, थोड़ा अपने आप को रोक लेगा, ये संभव है अगर ये सारी चीजें कही जा रही, क्योंकि अगर जस्टिस चंद्रचूड़ ऐसा क्यों लगता है? जस्टिस चंद्रचूड़ का अगर इन्वेस्टिगेशन हो सकता है उनके रिटायरमेंट के बाद, तो जस्टिस खन्ना को भी ये जानना चाहिए कि उनका भी इन्वेस्टिगेशन हो सकता है उनके रिटायरमेंट के बाद। और केजरीवाल के केस में जो उन्होंने किया है वो स्पष्ट रूप से उसको इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है। इनके सारे एक्सेप्शनल जो निर्णय हुए हैं, वो जो कह रही थी ना कि सुओ मोटो केस ही नहीं, जो एक्सेप्शनल निर्णय लिए हैं, जिनको नजीर की तरह प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, जिसको प्रेसिडेंट नहीं माना जा रहा है, जिसको साइट नहीं किया जा सकता, उन सारे एक्सेप्शनल निर्णय वाले केसों को लेकर अगर इन्वेस्टिगेशन शुरू होगा तो जस्टिस खन्ना भी फंसेंगे। तो जस्टिस खन्ना को ये चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी। वो भी बहुत जल्दी रिटायर होने वाले हैं, और रिटायर होने के बाद मान लीजिए कोई पीछे पड़ गया उनके, तो वो भी फंसेंगे। उनके ऊपर भी सीबीआई की जांच की बात भी अगर चल पड़ी तो इतनी बड़ी बेइज्जती है, इतनी बड़ी बेइज्जती होगी उस जज की अब जो चल रही है चंद्रचूड़ के ऊपर, तो सारा तिया पाचा तो खुल ही जाएगा, चर्चा तो हो ही जाएगी, क्योंकि आप रिटायर हो गए, आप क्या कर लेंगे। ये रोहिंटन इंजीनियर था ना, ये महाभ्रष्ट जज, वो जो है आज उसका सब लोग तिया पाचा कर रहे हैं ना, वो जरूर अपने स्टेटमेंट देता चलता है। वो व्यक्ति जो पारसी कम्युनिटी का है, वो इस मुद्दे पे बहस कर रहा था, उस खंडपीठ में था जो खंडपीठ फैसला करने वाली थी कि स्त्रियां, ज्यादा उम्र की स्त्रियां जो हैं वो जा सकती हैं कि नहीं सबरीमला में, जबकि इसकी खुद की कम्युनिटी में, ये खुद प्रीस्ट था, इसकी कम्युनिटी में कोई भी स्त्री जो रजस्वला है वो जा नहीं सकती है अगियारी के अंदर। कोई भी स्त्री जो रजस्वला है वो किसी मास्क में नहीं जा सकती, वो तो वैसे भी मास्क में नहीं जा सकती है, लेकिन किसी भी धार्मिक स्थल पर नहीं जा सकती है, चाहे वो कोई बाजार हो या कहीं भी हो। सब जगह ये सब जानते हुए भी उस व्यक्ति ने अपने आप को रिक्यूज नहीं किया केस से, उसके अंदर बैठा रहा और उसने हिंदुओं के विरोध में उस जजमेंट का हिस्सा बना। वो जजमेंट जो है चूंकि अब चला गया रिव्यू के लिए, तो उसपे भी उसको दुख था, क्योंकि रिव्यू में ये भी कह दिया गया कि रिव्यू अब हिंदुओं का ही नहीं होगा, रिव्यू पारसियों का भी होगा, रिव्यू मुसलमानों का भी होगा। उसमें दुखी था, इसलिए छटपटा रहा था रोहिंटन नरीमान, छटपटा रहा था, अभी भी छटपटाता है इसी चीज को लेकर। तो ऐसे जज हैं, इन सारे जज लोगों के ऊपर जांच अगर शुरू हो जाए तब तो आनंद आ जाए, तो पूरा वैसे ही क्रांति आ जाएगी। ये लोग समझ जाएंगे कि भैया अब हमने बहुत एक्सट्रीम कर दिया है, हमें रुकना चाहिए। उससे डेफिनेटली एक डेटरेंस होना चाहिए, पर यशवंत वर्मा के केस में जो हमने देखा है ना, वो दैट्स नॉट अ गुड प्रेसिडेंस। क्यों? क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर किया गया, वहां पर बकायदा जज बन के बैठे हुए। ठीक है, अभी केसेस की हियरिंग नहीं कर रहे, उनको अलाउड नहीं है अभी, या फिर जो भी इनका आपसी मैटर होगा जजेस का, इज नॉट लिसनिंग टू केसेस राइट नाउ, अभी उनके आगे लिस्ट नहीं किए जा रहे हैं। बट जिस तरीके से ट्रांसफर, डिस्पाइट द फैक्ट कि लॉयर्स वर प्रोटेस्टिंग कि वी डोंट वांट दिस पर्टिकुलर जज टू कम टू आवर कोर्ट, ये बहुत बड़ी बात है, मैं अपने व्यूअर्स के लिए बता दूं, क्योंकि उन्हीं के कोर्ट में खड़े होके लॉयर्स ने जिरहा करना है। तो लॉयर्स हमेशा दबे हुए रहते हैं, डरे हुए रहते हैं कि भैया ये तो हमारे केस की लंका लगाने वाले हैं ये जज। फिर भी हिम्मत दिखाते हुए, करेज दिखाते हुए लॉयर्स ने सामने आकर कहा कि भाई हमें नहीं चाहिए, ये दागी मटेरियल हमें नहीं चाहिए। फिर भी सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट, वहां के जजेस तो जजेस, उनको वहां ट्रांसफर करके भेज दिया वहां पे। और ये इतने बेशरम, मैं मुंह पर बोलूं, इतने बेशरम जज हैं कि इलाहाबाद का तो घर लिया ही लिया, ये दिल्ली वाला भी नहीं छोड़ेंगे, जहां पे शायद इन्होंने कहीं कुछ माल पानी छुपा रखा है। नहीं तो घर छोड़ने का मतलब क्या है? क्या ये वो हिल स्टेशन है कि आप यहाँ पे आएंगे वो करने के लिए, पार्टी मनाने के लिए? गायत्री जी, आपको आपने घर अभी तक कब्जा करके रखा हुआ है। जजों की बेशर्मी का आपको अंदाजा नहीं है अभी। ये जो अरिजीत प्रसाद मैं बोल रहा हूं ना बार बार, ये जज थे सुप्रीम कोर्ट के, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस सुन रहे थे, और उसके पहले और भी कई केसेस सुनते रहे थे। उसमें ये जो प्रशांत भूषण है, उसके पिता थे, उन्होंने एक बार इसको कहा था कि आप रिक्यूज करिए इस केस से, आप इसमें नहीं रह सकते, आप तो इन्वॉल्व पार्टी हैं। तो उसमें रिक्यूज करने के लिए तैयार नहीं हुए थे।
एक केस के अंदर एक लिटिगेंट ने इनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर चप्पल फेंका था, आपको पता नहीं है। और वो इतने बेशर्म थे कि चप्पल फेंकने के बाद उन्होंने कहा कि साहब इसको इसके ऊपर मान, ये क्या बोलते हैं लोग, जजेस का जो होता है कंटेम्प्ट वाला जो केस, इसके ऊपर चलाया जाए। तो बाकी के जज वहां बैठे थे, वो महिला थी जिसने चप्पल फेंका था। तो बाकी जजों ने कहा कि छोड़ो जाने तो, मत चलाओ कंटेम्प्ट का केस, मामला और आगे बढ़ जाएगा। तो इस हद तक ये बेशर्मी तो बहुत देखी गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और जिस तरीके से बेशर्मी के साथ इन लोगों ने कई निर्णय लिए हैं और सब कुछ उल्टे सीधे काम किए हैं, वो तो बेशर्मी ही थी। लेकिन अब बेशर्मी इनकी चल रही है, कोई उनको रोकने वाला नहीं है। अब देखें, कुछ ये जो चर्चा शुरू हुई है, आम चर्चा अब शुरू हो रही है। अब कोई कह रहा था कि मान लीजिए मैं भी कुछ बोल रहा हूँ, आप भी कुछ बोल रहे हैं, अगर 1 करोड़ लोग सब बोल रहे हैं तो कितने लोगों के ऊपर कंटेम्प्ट का केस चलाएंगे ये। तो वो भी देखना होगा कि भाई 1 करोड़ लोगों के ऊपर कंटेम्प्ट चला रहे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, क्योंकि अब सब लोग खुलकर बोल रहे हैं और आप अपनी गंदगी को, अपने गटर को छुपा नहीं सकते हैं। एंड जब हम ऐसी बात कर रहे हैं तो मैं हाथ जोड़ के उन जजेस के लिए, क्योंकि आपके लिए नहीं है कि इन वो होते हैं ना तालाब में कुछ गंदी मछलियां, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, हम सभी के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। जुडिशरी भारत में अभी भी बहुत अच्छी, ऐसी बात नहीं, बट देयर आर सर्टेन डर्टी फिशेस व्हिच नीड टू बी स्पॉटेड, मार्क्ड एंड टेकन आउट। दे हैव टू बी। अच्छी जुडिशरी का उदाहरण मैं आपको देता हूँ। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा वाला जो जजमेंट है ना, वो अच्छे जज का उदाहरण है। वैसे ही दिल्ली के हाई कोर्ट में मैंने एक और जज का काम देखा है। अगर 100-200 जज हो जाएंगे ना, तो ये सारा जो पेंडिंग केस पड़े हुए हैं, सारे केस जो है साफ हो जाएंगे। जैसे कि एक जस्टिस राजीव सहाय एंडला है, क्या जज है। मतलब कि वो व्यक्ति जो है, अगर उसको कोई अगर स्वर्णकांता शर्मा और एंडला जैसे लोग अगर सुप्रीम कोर्ट में रहते हैं ना, तो सारे पेंडिंग केसेस अभी तक खत्म हो गए रहते और पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता, पूरा परिवर्तन हो जाता, आमूलचूल परिवर्तन हो जाता हमारे न्यायपालिका के अंदर। लेकिन अब वो तो नहीं है वहां। अब तो उनके अच्छे जजमेंट्स को कैसे नकारा जाए, उसकी स्ट्रेटजी सुप्रीम कोर्ट में बैठ के सीजीआई और सारे लोग बनाते रहते हैं। तो अब क्या करेंगे आप। देखिए, ईश्वर की कृपा होगी, भगवान जो है हम लोगों के साथ हैं, हिंदुओं के साथ है, हमारे राष्ट्र का भला करेंगे अंततोगत्वा। तो ये सब कुछ जो है उथल पुथल कुछ चलती रहे, अंततोगत्वा ईश्वर करेंगे, भगवान की कृपा से ठीक ही होगा जी। लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस, जिस लेटर की हम बात कर रहे हो वो जेन्युइन हो और इस मैटर पे इन्वेस्टिगेशन बहुत जल्द शुरू हो। जो मेरी नाजिया से बात हुई, सुनने में ये आ रहा है कि इट इज नॉट लिमिटेड जस्ट टू चार्ल्स, बट ऑल द केसेस वेयर, जैसा भी सर ने कहा, एक्सेप्शनल केसेस, एक्सेप्शनल जजमेंट्स, एंड आल्सो स्पेशली द सुओ मोटो बहुत लेते थे ना मिलॉर्ड साहब, तो उनकी इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की बात चल रही है। अगर होती है तो बहुत गड़े मुर्दे उठेंगे और बहुत लोगों के चेहरों से नकाब भी उतारे जाएंगे। कीप आवर फिंगर्स क्रॉस, ये सफाई का टाइम है, लेट्स टेक इट लाइक दैट। कोई भी सिस्टम में धन्यवाद कहिएगा, वो बहुत अच्छा उन्होंने जो कुछ कहा, उनकी समझ को मैं समझता हूँ बहुत समझदार है, उन्होंने बहुत सही तरीके से अपनी बातें रखी थी। अगर वो ऐसा कोई भेज रही है पत्र तो अच्छा काम कर रही है। बड़े बड़े वकील तो नहीं भेज रहे हैं, कम से कम यही लोग भेजें जो सेकंड रंग के वकील हैं। Thank you so much, sir, for joining. जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्ट मीट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यूपीएस स्ट्रीम के ऊपर है, आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम, वंदे मातरम।